एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 सालों का अनुभव आपको सिर्फ 23 मिनट में मिलने वाला है। एक बड़ी प्रॉब्लम है डायरेक्ट सेलिंग की कि लोग नहीं हैं, किसको प्लान दिखाया जाए। तो आप लिस्ट कैसे बनाएं, लिस्ट को लंबा कैसे आप कर सकते हैं, अनजान लोगों से आपको कैसे बातचीत करनी चाहिए, और अगर आप स्ट्रेंजर से बातचीत करने में हिचक रहे हैं तो ये इंटरव्यू आपकी सहायता करने वाला है। लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास एक ऐसे लीजेंड हैं जो पिछले 23 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम। सो आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। आज हमारे मेहमान दिल्ली से हैं गुरशरण सिंह जी। सिंह साहब, चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू। और मैं आपके इस चैनल के बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगा क्योंकि बहुत समय से मैं इसके बारे में सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ और कई सारे एपिसोड मैंने आपके देखे भी हैं। और इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इतना बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के लोगों को। एक इंडस्ट्री जो है, ज़बरदस्त इंडस्ट्री जो है, जिसके अंदर लोगों को आज आने की ज़रूरत है और उनके पास जो एजुकेशन का सिस्टम नहीं है, वो इस सेलिंग के अंदर क्यों आए। उन सब की नॉलेज उनको यहाँ से मिलती है। मेरे जैसे कई सारे लीडर्स, जब आप उनके वीडियोस बनाते हो, लोगों तक एक मैसेज पहुँचाते हो, तो ये रियली एक ग्रेट काम है सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच सर। हमने प्रयास किया सर, आप सब लोगों ने सहयोग किया, तो इसलिए कुछ लोगों को अगर लाभ हो रहा है तो अच्छा लगता है सर। थैंक यू सो मच। इनिशिएटिव लेना बहुत बड़ी बात है, आपने लिया। थैंक यू सो मच सर। आपका कमिंग सून का वीडियो हमने डाला तो उस पर कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं मैं पढ़ रहा हूँ। क्या है? चैट विद सुनील बिश्नोई मोटिवेशनल स्पीकर ने लिखा है, किंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आपके बारे में कॉम्प्लीमेंट्स है ये। थैंक यू बिश्नोई जी। महाश्वेता दास गुप्ता, सर आपका इंतजार था इस शो पर। ओह थैंक यू। भारती राजपूत ने लिखा है, वेलकम टू आवर चैनल। और मिलेनियर ने लिखा है, मिलेनियर माइंडसेट कोडरमा, इन्होंने लिखा है नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह। संजय सूर्यवंशी ने लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग के टाइगर आ रहे हैं। और महेश पांडे ने लिखा है, रियल सरदार। मैं आप सब लोगों का दिल से थैंक्स करता हूँ। आप लोग इतना प्यार करते हैं मुझसे और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे कमेंट्स करते हैं, क्योंकि यही मेरी एक एनर्जी का काम करते हैं। दैट्स ग्रेट सर। सिंह साहब देखिए, आपको आपकी कंपनी में तो हर डिस्ट्रीब्यूटर बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन जो लोग पहली बार आपसे मिल रहे हैं उनकी भी इच्छा है और मेरी भी इच्छा है कि हम आपकी अब तक की जो यात्रा रही, अब तक का जो सफ़र रहा, वो आप बताइए। और हम हर सफ़र से कुछ ना कुछ सबक लेने की कोशिश करते हैं, तो आपके सफ़र से भी हम सबक लेना चाहेंगे। तो कहाँ जन्म हुआ, कैसे शुरुआत हुई सर लाइफ की? बिल्कुल, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं अगस्त में 1966 में मेरा बर्थ हुआ और दिल्ली के अंदर ही मैं पैदा हुआ। और जैसा कि मेरे नाम के पीछे भी सिंह लगता है और जो मेरी राशि आती है वो भी सिंह ही आती है, 16 अगस्त की वजह से। तो दोस्तों, शुरू में पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई में मैं इतना अच्छा नहीं था। 10th क्लास के अंदर जब मैं गया तो मेरे जो एक टीचर थे, मिस्टर JB पालीवाल, उनसे मेरा एक कंपटीशन हो गया क्योंकि वो मैथ पढ़ाते थे और मुझे मैथ नहीं आता था। डेली उन्होंने मेरी पिटाई लगानी, मुझसे ही डंडा मंगवाना और मुझी को पीटना। उनके साथ जो वो कंपटीशन हुआ कि रोज़ की पिटाई का, और मैंने एक दिन ठान लिया कि अब मैंने मार नहीं खानी, और उस पिटाई की वजह से मैंने पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया और उसके बाद से मेरी लाइफ जो है एकदम से बदली। जो ये मैसेज है कि जब एक आदमी किसी चीज़ के लिए कंपटीटर बनता है ना, जब एक आदमी किसी चीज़ को चैलेंज के रूप में लेता है तो उसे सक्सेस मिलती है। बस वहीं से मेरी सक्सेस स्टोरी शुरू हुई और उसके बाद से मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और उसके बाद एक और मेरी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन समय आया जब मैं पापा की फैक्ट्री में गया जी। जब मैं फर्स्ट टाइम फैक्ट्री में गया सुरेंद्र जी, तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मेरे पापा की फैक्ट्री है, क्योंकि मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर ने फैक्ट्री लगा रखी है, टेक्सटाइल डाइंग और ड्राई क्लीन की मशीनें बनाने का काम हम लोग करते हैं।
राइट। तो मैं जब पहली बार जाना था, मुझे ये फैक्ट्री ज्वाइन करनी थी, तो मेरे दिल में एक था कि जैसे पिक्चरों में देखते हैं कि टेबल के ऊपर पैर रखकर कुर्सी के ऊपर लेट कर बैठेंगे, मज़ा आएगा, ये वो। मेरे साथ उल्टा हुआ। मैं अच्छा। जैसे ही फैक्ट्री के बाहर पहुंचा, पापा ने मुझे बोला कि बाहर रुक, मैं आता हूँ। तो मुझे लगा कि शायद मेरा स्वागत वागत करना होगा, कोई नारियल नूरियल तोड़ना होगा, कोई तेल वेल डालना होगा। जी। लेकिन हुआ क्या कि थोड़ी देर बाद जब पापा आए तो उन्होंने मुझे बाहर आकर एक बात बोली कि अंदर जाने से पहले एक बात समझ ले कि तू इस फैक्ट्री के अंदर काम सीखने आया है, ये तेरे पापा की फैक्ट्री नहीं है। अच्छा, वाह। मेरे दिमाग में वो कोई बात समझ नहीं आई। मैं जो सोच कर गया था वो सब कुछ अलग हो गया। मैं जब फैक्ट्री के अंदर गया, मेरे पापा ने मुझे झाड़ू दिया, पूरी फैक्ट्री में झाड़ू लगवाया, अरे वाह। मटकों में पानी भरवाया, मशीनों को साफ करवाया और अपनी लेबर के लिए चाय लेने के लिए मुझे चाय की दुकान पे भेज दिया। क्या बात मैं चाय के छिक्के में पानी चाय लेकर आया, एक एक लेबर को चाय का गिलास दिया और जब उन्होंने चाय पी ली तो उनका गिलास उठाकर मैंने उस छिक्के में रखा और उस पापा ने बोला कि इसे कोने में रख दे, चाय वाला आकर अपने आप ले जाएगा। तो वो चीज़ें मुझे बाद में समझ आई कि मेरे पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि उस दिन के बाद से जो मैंने बेसिक काम करना शुरू किया, उससे मेरी जो एक हिचक, एक शर्म कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, वो निकल गई। और मैंने 1 साल के अंदर अंदर उस फैक्ट्री के अंदर उस लेबर के साथ रहकर जो काम सीखा, उसकी वजह से आज मेरी लाइफ में तब्दीली आई। वरना अगर मैं ऑफिस में जाकर बैठ जाता तो शायद मैं आज भी ऑफिस में ही होता। ग्रेट, वंडरफुल। फिर डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आगमन हुआ सर? बिल्कुल सर, 1999 में मेरे एक दोस्त जसविंदर सिंह, उनके साथ मुलाकात हुई। तो वो नेट के ऊपर एक अमेरिकन कंपनी के साथ टाइप करते थे। वो इंडिया के अंदर जो लोग उनको सर्विसेज चाहिए थी और जो इंडिया के लोगों को अमेरिका में सर्विसेज चाहिए थी, उसी में जाते, उसमें डील किया करते थे। तो एक दिन हम शाम को बैठे हुए थे और बातों बातों में उन्होंने नेट के अंदर देखा एक कंपनी जिसका नाम गोइंग प्लेटिनम हुआ करता था। उसके अंदर $25 की ज्वाइनिंग थी और उसमें डायरेक्ट जितने भी एक आदमी को ज्वाइन करने के बाद लोग वर्ड से जुड़ते थे, वो ऑटो स्पॉन्सरिंग टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट फिल करता था। तो उसमें था 3, 6, 3, 9 और 27 का। जैसे ही आपका ग्राफ ऑटोमेटिकली बन जाएगा तो आपको $200 फर्स्ट में मिलते थे। ओके। तो मेरे साथ हुआ ऐसा कि जब उन्होंने बोला कि यार ऐसे ऐसे एक इनकम का वो मिला है, तो हम लोग तो $25 को, हमने सोचा फैक्ट्री थी, पैसे तो थे ही, कोई दिक्कत नहीं थी, तो हमने सोचा चलो यार कर लेते हैं, ज्वाइन करते हैं। उसने मेरे को कहा कि यार मैं एक शर्त पे करूंगा कि मेरे पैसे भी आप ही खर्चोगे। तो मैंने दोनों के $50 दिए और आईडी लगाई। और लेकिन मैंने उनको बोला कि ठीक है, पैसे मैं खर्चूंगा तो मेरी आईडी ऊपर लगेगी। अच्छा, ओके। ओके। तो हुआ क्या, 1 महीना के अंदर अंदर ही मुझे $200 उसमें से आगे वो 3,927 का वो जो है ना ऑटो फिल हो गया। तो वहां से मुझे पता लगा कि डायरेक्ट सेलिंग कोई एक इस तरह की इंडस्ट्री भी है जहां से इस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है छोटे से एफर्ट्स के साथ। राइट। तो वहां से मेरी लाइफ शुरू हुई डायरेक्ट सेलिंग की और उसके बाद कई सारी कंपनियां तो बनी। वो एक मनी सर्कुलेशन कंपनी थी, मनी बाद में जाके सर्कुलेशन। बंद हो गई वो होगी? तो फिर मेरा ख्याल मेरे पैसे आने के 1-1.5 महीने के बाद वो नेट से गायब हो गई थी। अच्छा, तो एक जो सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में फिर आप कब आपकी ज्वाइनिंग हुई? मैंने कई सारी कंपनी की। वत्सी, एक्चुअल में क्या होता था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो उस कंपनी के बाद आया वो ये सोच कर आया था, क्योंकि जब हम फैक्ट्री में मशीनें बनाते थे ना, तो मशीनों का जो ऑर्डर मिलता था, ऑर्डर के अकॉर्डिंग कई मशीनों को बनने में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल लगता था। ओके। तो उस दरमियान क्या होता था कि हमारा पैसा इन्वेस्ट होता रहता था। कई बार ऐसी सिचुएशन आती थी कि ऑर्डर बढ़ा है तो हमें बैंक से ओवरड्राफ्ट भी लेना पड़ता था। राइट। हमारी लेबर को पता होता था कि हमें 10 तारीख को तनख्वाह मिलेगी, हमें नहीं पता होता था कि मशीन कब जाएगी, कब पैसा आएगा। तो मेरे दिल में एक शुरू से ही ये था कि कुछ और साथ में करना है, जहां से हमारे को हर महीने कुछ ना कुछ आए और मुझे शाम को ये पता लगे कि मुझे अपने सेटअप से इतना पैसा मिला। जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे काम किए। मैं ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर भी गया, उसमें भी मैंने पैसा लगा कर देखा। मैंने शेयर मार्केट में भी पैसा लगाया, मैंने प्रॉपर्टीज़ में भी पैसा लगाया। लेकिन सब जगह, जितने भी जगहों पर मैं जाता था, तो मुझे यही दिखता था कि पहले पैसा लगाओ और फिर उसके बाद अपना पैसा इकट्ठा करो, और लोग पैसा मार लेते थे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब मुझे 1999 से इस गोइंग प्लेटिनम से पता लगा और कुछ कंपनियों को मैंने ज्वाइन किया, तो उसमें भी मुझे एक चीज़ दिखाई दी कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो कहती जो हैं वो होता नहीं है। राइट।
जब भी हम किसी कंपनी के किसी प्लान को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार बस इसमें तो अब हम बल्ले बल्ले, लेकिन थोड़े दिनों बाद समझ आता है अरे ये भी है, अरे ये भी है, अरे वो भी है। तो वो किंतु परंतु वो कंडीशन, वो स्पीड ब्रेकर, वो बैरियर, वो पॉइंट्स हैं, वो सक्सेस को रोकते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आप दूं कि प्रोडक्ट की कॉस्ट मार्केट से बहुत ज्यादा हायर होना, फिर उसके बाद मंथली टारगेट का होना, रिन्यूअल्स का होना, जिनकी वजह से हमारे नेटवर्क स्टेबल नहीं रह पाते थे, वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों की वजह से एक बार तो मैं भी फेड अप हो गया था। मैंने नेटवर्किंग मार्केटिंग जो है वो तकरीबन बीच में 2 साल का गैप दिया अपनी इस कंपनी को स्टार्ट करने से पहले। तो अभी जिस कंपनी में है उसमें कितने साल से हैं सर? मुझे इसमें हो तो गए हैं 18 साल ज्वाइन किए हुए, लेकिन मैंने पहले 1.5 साल इसमें वर्क नहीं किया था, क्योंकि मुझे जिन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन कराया था उनको ऑब्लाइज करने के लिए मैंने ये ज्वाइन किया था, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड हैं बहुत नज़दीकी। तो वो आए थे उस कंपनी को लेकर, तो मैंने उनको मना नहीं किया, कर नहीं सकता था। लेकिन 1.5 साल जब मैंने इस कंपनी को देखा उनको आगे बढ़ते हुए, तो मुझे लगा कि अगर जो कि मुझसे 20 साल बड़े हैं, तो मुझे लगा ये अगर मुझसे 20 साल बड़े होकर इस कंपनी में सक्सेस हो सकते हैं तो इस कंपनी में कुछ तो होगा। फिर मैंने उस कंपनी को डीपली स्टडी किया, और जब मैंने उस स्टडी किया और अपने पास्ट एक्सपीरियंस से उसे कंपेयर किया, तो मुझे लगा कि ये वो कंपनी है जो मुझे करनी चाहिए, और उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं। राइट। तो इसमें हम लोग एक सबक ये ले सकते हैं सर कि बहुत सारे लोग हैं जो, देखिए, पहली बार जब भी कोई डायरेक्ट सेलिंग में आता है ना, उसके सामने कुछ भी प्लान रखा जाता है तो उसको ही सही मान लेता है, क्योंकि उसको कोई समझ है नहीं। बिल्कुल। कुछ समय के बाद उसको समझ में आता है, जैसे आपने बताया प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, उसका कंपनसेशन प्लान क्या है, कैसे सिस्टम काम करता है। तो उसके बाद अगर एक सही कंपनी मिल जाए तो फिर उसमें जम जाएं, जैसे गुलशन सिंह जी जमे हुए हैं पिछले 18 सालों से। बिल्कुल सही सर। मैं भी हमेशा यही लोगों को गाइड करने की कोशिश करता हूं कि आप अगर किसी टीवी के चैनल को के सामने बैठकर रिमोट से चैनल चेंज कर रहे हैं तो आप कब तक करेंगे, जब तक आपका मनपसंद एपिसोड या कोई वो जो आप देखना चाह रहे हैं वो नहीं आए। जैसे ही वो आपके सामने किसी भी चैनल पर आ जाता है तो आप रिमोट रख देते हैं। तो यही है कि अगर आपके पास कोई अच्छी कंपनी नहीं है, आप कंपनी चेंज करते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिस दिन आपको लगता है कि इस कंपनी से मेरे वो सभी ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, तो फिर चेंज करना जो है वो आपके लिए घातक हो सकता है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। आपका बड़ा लंबा तजुर्बा है सिंह साहब। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है डायरेक्ट सेलिंग में वो हैं लोग। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट कितना भी अच्छा है, लेकिन हमारे पास में अगर लोग नहीं हैं जिनको हम लोग वो प्रोडक्ट प्रस्तुत करें, कंपनसेशन प्लान कितना भी बढ़िया क्यों ना है, अगर हम लोग ही नहीं हैं दिखाने के लिए तो फिर बात बनेगी नहीं। तो एक लंबी सी प्रोस्पेक्ट्स लिस्ट कैसे बनाएं, इतनी लंबी कि कभी ख़त्म ही नहीं हो? बहुत सिंपल है सर। बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे जो कहते हैं हम तो किसी को नहीं जानते, हम किससे बात करेंगे। तो मैं उनको एक ही चीज़ देता हूं कि क्या आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट है तो आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को नहीं जानते। आपको भी मैं एक बार बताना चाहूंगा, आप अपना मोबाइल उठाइए, ऑन कीजिए, कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाइए। हर किसी के मोबाइल में मिनिमम 300 to 400 नंबर होते हैं, जो कि 2-2, 3-3 हजार तक होते हैं। हो सकता है किसी के डबल हो, लेकिन एवरेज अगर 200-300 से ऊपर आपके पास कॉन्टैक्ट हैं, तो आप उसमें उस कॉन्टैक्ट लिस्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। सर। नंबर 1, जिनके ऊपर आपको 100% भरोसा है कि ये आपके साथ ये काम नहीं करेंगे, उनका नाम लिख लीजिए। अच्छा, सबसे पहले उनका नाम लिखना है जिनके ऊपर आपको भरोसा है कि इन 200 में से, इन 300 में से, इन 400 में से ये लोग नहीं करेंगे। सेकंड पर वो लिखें जिनके ऊपर आपको डाउट है कि बात करने के बाद डिसाइड करेंगे या नहीं करेंगे। और जो बचेंगे वो ऑटोमेटिकली वही है जिनके ऊपर आपको भरोसा है कि ये तो करेंगे। एक एवरेज अगर मैं बात करूं, 300 लोगों की लिस्ट आपके पास है, 300 में से आपके पास 200 लोग वो आते हैं जो नहीं करेंगे, आपको पक्का पता है। और मान लीजिए 50, 60, 70 लोग वो आते हैं जिनके ऊपर आपको डाउट है कि बात करने के बाद पता लगेगा, या 20, 30, 40 लोग ऐसे आते हैं जिनके ऊपर आपको भरोसा है कि हमारे साथ करेंगे। तो आपके पास तो ऑटोमेटिकली लिस्ट तैयार हो गई। और जब आप उस लिस्ट के ऊपर काम करते हो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो नहीं करेंगे वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, मतलब सबसे पहले उनको अप्रोच करना है जो नहीं करने वालों के लिए करेंगे, क्योंकि वो आपको सिखाएंगे। वो आपको जब मना करेंगे कि मैं नहीं कर रहा, आप उससे पूछो क्यों नहीं कर रहे,
क्योंकि आपको सीखना है। इस इंडस्ट्री की कोई इंस्टीट्यूट तो नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, कोई कॉलेज नहीं है। आप सीखोगे कहां से? फील्ड में जब आप जाओगे, लोगों से जब आप बात करोगे, लोग जब आपको ना करेंगे तो वो आपको सिखाएंगे। और मैंने उन्हीं लोगों से सीखा। और मजे की बात यह है कि वो सबसे ज्यादा काम के इसलिए भी होते हैं कि एक तो वो आपको सिखा रहे हैं, दूसरा वो आपके यूजर बनते हैं। आप उनको कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपको मेरे साथ ये बिजनेस नहीं करना, ना कीजिए, लेकिन क्या आप मेरे कुछ बेहतरीन प्रोडक्टों को इस्तेमाल कर कर उनके बेनिफिट लेना चाहेंगे? तो आप, क्योंकि उनकी आईडी नहीं होगी, राइट, तो उनकी सेल आपकी आईडी पर डलेगी। राइट। तो इस तरीके से हुआ। तो फ़ोन से हमने लिस्ट बना ली, नाम लिख लिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता है सर, जो फ़ोन वाले लोग हैं, हमने उनसे अप्रोच भी किया, शायद हमारा तरीका सही नहीं था, हम शुरू में अनाड़ी थे, तो ख़त्म हो जाती है लिस्ट। नहीं होती सर, कभी नहीं होती लिस्ट, कभी खत्म नहीं, नहीं वो होती। वाली देखिए, लिस्ट, मैं बताता हूँ जी प्लीज। उसको मैं बताता हूँ क्या करना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बात की, राइट, आप मेरे नंबर 1 में आते हैं ना वाले, तो मैं आपको जब अपने बिजनेस के बारे में ना सुनने के बाद कहता हूं, तो आपको 2 चीजों से मैं कहता हूं कि आप एक मेरे कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखिए, और कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताइए जिनसे मैं इसके बारे में बात करूं। अच्छा, रेफरेंस हम दूसरों से लेकर उसको लिस्ट को कभी भी खत्म नहीं होने देते। राइट। और जो ना और हाँ वाले होते हैं, उनके साथ भी आप ऐसा काम कर सकते हो। और जो आपके साथ जुड़ जाते हैं, फिर हम उनकी लिस्ट पर जब काम करते हैं, तो हमारे पास वो लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। ओके। क्योंकि जो हमारे साथ जुड़े हैं, नेटवर्क कैसे कहते हैं? नेटवर्क उसे नहीं कहते जो मैंने बनाया, नेटवर्क उसे कहते हैं जो मैंने बनाया और उसके बाद हमने मिलकर बनाया। ओके, राइट। तो लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती। ये बहुत शानदार आपने टिप दे दिया कि जो लिस्ट हमारी है, मान लेते हैं वो 20 लोगों की ही है, मान लेते हैं एक बंदा नो कहता है जी मैं जानता ही नहीं, मैं तो 20 ही लोग हैं मेरे पास में, तो उस 20 लोगों से भी रेफरेंस लेके जो लोग जुड़ेंगे उनसे हम अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट। अनुभव ये भी कहता है सिंह साहब कि जो स्ट्रेंजर्स होते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको अगर सही तरीके से अप्रोच किया जाए। और तो स्ट्रेंजर्स को हम कैसे अप्रोच करें, कोई टिप आप देना चाहेंगे? अननोन लोगों से कैसे बात बिल्कुल, करें? जब हम किसी भी स्ट्रेंजर से बात करते हैं ना, तो हमारे को डायरेक्ट कंपनी के बारे में या किसी बिजनेस के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। राइट। पहले हमारे को एक दूसरे के बारे में बात करनी चाहिए। ओके। मान लीजिए मैं किसी कहीं ट्रेवल कर रहा हूँ, या मैं किसी बस स्टैंड पर खड़ा हूँ, या मैं किसी रेस्टोरेंट में हूँ और आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपकी तरफ देखता हूँ, आप मेरी तरफ देखते हो, हम एक दूसरे को स्माइल देकर, एक दूसरे को इंट्रो कर फिर उसके बाद हम बात करना शुरू करते हैं कि आप क्या करते हैं। फिर उसे आप बता सकते हैं कि मैं क्या करता हूं। फिर हमें सबसे पहले ये जानकारी लेनी होती है कि जिस आदमी से हम बात करना जा रहे हैं, क्या उससे बातचीत करते हुए हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या उसे हमारे बिजनेस की या मोर मनी, एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है या नहीं है। मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं सर। मैंने अपने किसी प्रोस्पेक्ट के साथ किसी को प्लान दिया। जब सारा प्लान दे दिया, सब कुछ हो गया, तो उसने मेरे को बोला मेरे को ये एक लाइन भी समझ नहीं आई। राइट। कि आपने मुझे क्या बताया है। हाँ, आप जो बताते रहे मैं हाँ करता रहा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे तो बस ये बताओ कि मैं जहां काम करता हूं, मुझे वहां पर 10,000 रुपया तनख्वाह मिलती है और मेरे महीने के खर्चे 15,000 हैं। मुझे 5,000 इस बिजनेस से कैसे आएगा? उस आदमी ने मुझे इतना बड़ा लेसन दिया कि हम खामखा में लोगों के साथ पता नहीं किधर किधर की बातें करते रहते हैं, अचीवमेंट की, फॉरेन टूर की, इनकम की, ये वो। ऐसा नहीं करना चाहिए। बात करनी चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट की, उसको क्या जरूरत है, उसको जरूरत है, उससे उसके पास इनकम कितनी है और उसके खर्चे कितने हैं। अगर उसके इनकम खर्चों से कम है तो उसे आपकी जरूरत है, अदरवाइज आप उसके साथ टाइम खराब करेंगे। दैट्स ग्रेट। भूख, देखिए पैसा कमाने के तो बहुत सारे तरीके हैं। हम सभी के सभी पैसा कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन काम वो करेगा जिसे भूख होगी। राइट। नहीं तो नहीं करेगा। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। व्यूअर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हालांकि उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं लेता हूं। सर, सूरज शर्मा नेपाल से हैं। इनका प्रश्न है हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन विद स्ट्रेंजर्स। हालांकि आपने थोड़ा सा इसमें कवर किया कि कंपनी के बारे में बात नहीं करें, एक दूसरे के बारे में बातचीत करें। और कोई टिप आप देना चाहेंगे सूरज जी को? मैं बताता हूँ आपको, बड़ा अच्छा। एक बार ऐसे ही मैं एक एयरपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ था, तो वहाँ मुझे कुछ मेरी कंपनी के लोग मिल गए। तो उन्होंने मुझसे इसी तरह का सवाल किया कि सर हम किसी भी आदमी से कैसे बात करें। मैंने कहा आओ प्रैक्टिस करते हैं।
अच्छा। मैं उन्हें एयरपोर्ट की जो शॉपीज होती हैं उनके अंदर ले गया, हाँ। वो मेरे साथ गए, मैंने वहाँ कुछ प्रोडक्ट देखा, जो उसको बेच रहा था उससे बातें की, और बात करने के बाद मैंने उसे बोला कि क्या आप इस यहाँ की कमाई से संतुष्ट हैं? आप जो सैलरी ले रहे हैं उससे आपका हो जाता है क्या? आप आपके ड्रीम, बड़े ड्रीम हैं कि उनको पूरा करने के लिए आपके पास क्या है? तो उसका जवाब होता है नहीं, कुछ नहीं है। देखिए, ये एक लोगों की दुखती रग है कि हम कमा रहे हैं गुजारे के लिए, सपने जो हमारे थे उनके ऊपर हमने काम नहीं किया। राइट। वो तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो दफन होना शुरू हो जाते हैं। हर एक साल उसके ऊपर एक नई मिट्टी का ट्रक डाल देता है, राइट? तो वहां पर जब उसको इस तरीके से हम बोलते हैं कि हम आपकी मदद कर सकते हैं आपके सपनों को रिवाइव करने में और उसे पूरा करने में, तो क्या आप हमारे बिजनेस को सुनना पसंद करेंगे? फिर उससे टाइम लीजिए। ऐसा ही नहीं कि आप वहां पर खड़ा होकर बात करनी शुरू कर दो। उसको आपने अपना पॉइंट दे दिया, अगर उसमें भूख होगी तो वो आपको फोन करेगा, अपना कार्ड उसे दीजिए, और अगर वो फोन करता है तो वो आपके साथ जरूर जुड़ेगा। अगर फोन नहीं करता है तो लोगों की कमी नहीं है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पैदल चलने के लिए रास्ता अपने आप को इधर उधर होकर निकालना पड़ता है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपके अंदर बात करने की हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत हो, थोड़ा सा करेज होगी, यार मैंने बात करनी है, ये मेरा काम है। वो तब होता है जब आप अपने काम से प्यार करते हो। अगर आप अपने काम से प्यार नहीं कर रहे, आपके अंदर कहीं ना कहीं डर है, डर को निकालना पड़ेगा कि ये सामने वाला पता नहीं क्या करेगा, मुझसे बात करेगा या नहीं करेगा। मैं आज भी किसी से भी बात करने में एक सेकंड नहीं लगाता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ना कर देगा। हाँ। ना तो पहले ही है, गोली तो मारने वाला नहीं है। सीधी सी बात है ना? दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। मदन सिंह हैं पंजाब से, इनका प्रश्न है, अगर कंपनी पर ट्रस्ट है लेकिन किसी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं और उसी समय पूरी अपलाइन कंपनी चेंज कर लेती है, तो उस समय कंपनी चेंज करें या नहीं, क्योंकि अपलाइन के बिना कैसे सीखें? मदन जी, जी हाँ मदन जी। मदन जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अपलाइन गई, पूरी अपलाइन गई, ये मायने नहीं रखता वो किस कंपनी में गई। आप जिस कंपनी में हो उस कंपनी में कितना दम है, ये आपको देखना है। क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कंपनी बदल लेते हैं लेकिन उसके कुछ महीनों के बाद वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, जिस कंपनी में आप हैं उस कंपनी में लोग ग्रो कर रहे हैं, वो कंपनी स्टेबल है, उसका बिजनेस प्लान अच्छा है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, तो आपको कंपनी कभी भी नहीं बदलनी चाहिए। उनका कैरियर और आपका कैरियर जमीन आसमान का फर्क है, आपको अपने बारे में सोचना है। आपके साथ तो ऐसा रहा होगा सर, 18 सालों में बहुत सारी टीमें चली गई होंगी, लोग छोड़ के चले गए होंगे, कुछ लोग बच भी गए होंगे, फिर वो उनको सक्सेस मिली नहीं मिली, कुछ ऐसे उदाहरण हैं आपके सामने? ये बहुत मजेदार सवाल है, इसका जवाब तो मैं बिल्कुल देना चाहूंगा। क्योंकि जब जब मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ, कई बार हुआ, जब जब मेरे साथ ऐसा हुआ मेरा नेटवर्क बढ़ा। क्योंकि वो वायरस लोग जो यहां पर रहकर नेटवर्क को खराब करते थे, वो जब छोड़कर चले गए तो प्योर नेटवर्क मेरे पास बचता है। तो उस नेटवर्क के साथ काम करने में बड़ा मजा आता है। तो कभी भी आपकी टीम से कोई छोड़कर जाए तो परेशान मत हो, आप उन लोगों के साथ काम करो जो आपके साथ हैं, बहुत मजा आएगा। मैं इसको इस रूप में भी देखता हूं सर कई बार, क्योंकि हमें हमेशा कुछ भी परिस्थिति आए उसमें ये सोचना है कि बचा क्या है, इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे लिए। तो मैं यूँ कहता हूं कि अगर आपकी टीम छोड़ के चली गई, डाउनलाइन छोड़ के चले गए, तो आप ये परेशान मत हो यार इतने लोग छोड़ के चले गए। ये सोच के सोचिए कि हो सकता है इन्हीं की वजह से नहीं बड़ा हो पा रहा हो। सच में अब ये सारे छोड़ के चले गए तो अब चलेगा और अब मैं चलाऊंगा, तो उस कमिटमेंट के साथ अगर काम करेंगे और वैसी फीलिंग रखेंगे तो आप खुद एग्जांपल दे रहे हैं उस चीज़ का कि फिर बहुत अच्छा चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो बार बार देखा है। परफेक्ट है सर। अगला प्रश्न है सर सैयद रियान का, स्टूडेंट के लिए डायरेक्ट सेलिंग बेटर है या क्रिप्टो ट्रेडिंग? आजकल क्रिप्टो का बड़ा बोलबाला है सर। दोस्त, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं किसी भी नई इनकम के सोर्स को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करता। मैं नहीं जानता कि आने वाला समय क्रिप्टो का होगा या नहीं होगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का तो होगा। इसलिए जिसके ऊपर अभी किंतु परंतु है वहां पर रिस्क लेना मेरे को नहीं लगता, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पैसे का रिस्क नहीं होता, लेकिन क्रिप्टो के अंदर आपके पास पैसे का रिस्क है। अगर आप पैसे का रिस्क ले सकते हैं तो आप क्रिप्टो करिए,
अदरवाइज बिल्कुल मत कीजिए। नहीं, अभी एक और ट्रेंड चल गया है सिंह साहब, कुछ लोग क्रिप्टो को एमएलएम का प्रोडक्ट वो के रूप में फ्रॉड है इस्तेमाल सर, कर रहे वो हैं। फ्रॉड है। क्योंकि क्रिप्टो जब एमएलएम के अंदर आ रही है तो वो डिजाइन की जा रही है। ओके ओके। क्रिप्टो एमएलएम नहीं है, क्रिप्टो का कोई माई बाप नहीं है। राइट। राइट। तो इसको तो जो कुछ लोग हैं जो पैसा कमाने का जरिया बनाकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, जबकि क्रिप्टो प्रोडक्ट नहीं है, नहीं है, राइट। तो ये फ्रॉड है। तो ऐसा अगर कहीं भी कुछ एक्टिविटीज है, कहीं भी मतलब कोई क्रिप्टो करेंसी कभी मत करिए। किसी भी रूप में आ रही है और उसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग का मॉडल इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उससे बचना चाहिए। 100% बचना चाहिए। आप पास्ट एक्सपीरियंस देखो ना सर, बीके ज्वेलरी, कनक धारा, ना जाने इस तरह की कितनी सारी कंपनियां, स्पीक एशिया, इन सब ने क्या किया था? इसी तरह के लोगों को जिनको बरगलाया जा सकता था, उन लोगों ने पैसे की दौड़ उसमें दिखाकर लोगों को बरगलाया, उसके बाद रातों रात गायब हो जाती है ना। लेकिन जो बेसिक कंपनियां हैं, इतनी सारी कंपनियां हैं जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, इतने सालों से चल रही हैं, इनमें से किसी एक कंपनी की लाइफ बताओ सर, आज तक आपने देखी हो तो? Yes, yes. मैंने नहीं देखी। वेरी ट्रू। तो फिर दैट्स ग्रेट सर। या अंतिम प्रश्न ले रहा हूं सर, और ये है प्रमोद विश्वकर्मा का। ओके। सर, हमारा तो विजन क्लियर है, लोगों का विजन कैसे क्लियर करें? देखिए, लोगों का विजन क्लियर करना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। आपको उनके साथ समय देना होगा। वो इसकी जानकारी नहीं रखते, इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि कोई भी काम एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में हो जाए तो नहीं होगा। जब हमें हर क्लास को पास करने के लिए 1 साल चाहिए, तो उन लोगों को जिन्होंने आप पर भरोसा कर आपके सिस्टम के साथ आए हैं, उनके साथ आपको कम से कम 1-2 साल लगाने होते हैं। उनको इसका विश्वास बनाना होता है। 1-2 साल के अंदर जब वो परफेक्ट होते हैं, उनको ये बिजनेस समझ आने लगता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं। नेटवर्किंग सिंपल बिजनेस है सर, अपने जैसे डुप्लीकेट लोगों को तैयार करना है। सर। आपने जो सीखा है, आप अपने लोगों को सिखाना है। मैं हमेशा एक डायलॉग बोलता हूं कि अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। तो वो मैसेज जो है ना, जब तक आप मैसेज पास ऑन नहीं करेंगे ना, लोगों को सिखाओगे नहीं। लर्निंग इस बिजनेस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये बिजनेस क्यों किया जाए? इस बिजनेस से आपका फ्यूचर क्या होगा? इस बिजनेस से आपको सिक्योरिटीज क्या मिलेंगी? आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव कैसे आएगा? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको सर। हम 4 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूं जी। हम सबकी शादियां हो गई, घर में बीवियां आ गई, तो हम भाइयों में तो कभी कुछ नहीं होता था, लेकिन लेडीज में तो होता ही होता है, आपको पता है। तो मेरी वाइफ जो है ना, वो बहुत कम बोलने वाली और जवाब लड़ने वाली नहीं है। तो जब भी उनकी छोटी जो दरानियां होती हैं, वो उनको कुछ बोल देती थी, तो वो बड़ी परेशान हो जाती थी, अपसेट हो जाती थी। उसको लगता था कि यार अब मैं क्या करूं, मैं बोलूं तो झगड़ा होगा, ये होगा, तो वो चुप रह जाती थी। और जब मैं घर जाता था तो रोने लग जाती थी, या अकेले में रोया करती थी। तो मेरे को फील हुआ कि इसको इस माहौल से निकालने के लिए बेहतरीन तरीका क्या है। मैंने उसे अपने साथ मीटिंग्स में ले जाना शुरू कर दिया। ओके। अपने साथ उसे ट्रेनिंग्स पे ले जाना शुरू कर दिया। जो मेरे साथ मीटिंग में गई, ट्रेनिंग में गई, वहां पर उसको जो इज्जत, रिस्पेक्ट, मान सम्मान, प्यार मिला, उसको उसके बाद घर की बातों की चिंता ही नहीं। कोई कुछ बोलता है तो बोलता रहे, उसने परवाह करनी बंद कर दी। ये इंडस्ट्री, माय डियर, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं, सिर्फ आपको फ्रीडम नहीं देती, ना केवल ये मनी फ्रीडम देती है, ना केवल ये टाइम फ्रीडम देती है, ना केवल ये लाइफ फ्रीडम देती है, ये आपको माइंड फ्रीडम भी देती है। आप छोटी छोटी बातों से कहीं आगे निकल जाते हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा, क्योंकि आपका एक ही मिशन होता है, खुद को सक्सेस करना है और अपने उन लोगों को सक्सेस करना है जिन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया है। दैट्स ग्रेट। और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा सिंह साहब। प्रश्न है ये विश्वकर्मा जी का विज़न को लेके। मेरा ये मानना है सर, जब व्यक्ति का खुद विज़न क्लियर है ना, उसको कॉन्फिडेंट है अपने प्रोडक्ट पे, अपनी कंपनी पे और इंडस्ट्री के ऊपर में जी, तो वो जो उसका कॉन्फिडेंस है, वो लोगों के अंदर में कॉन्फिडेंस लेके आएगा और वही चीज़ लोगों के अंदर में विज़न लेके आएगी। बिल्कुल। एक बड़ी अच्छी स्टोरी लगती है मुझे, फनी है लेकिन उसमें मैसेज बहुत बढ़िया है। एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा था, छोटा बच्चा था, तो वो बहुत शरारती था। तो घर वाले उसको डराने के लिए बिल्ली से डराते थे, बिल्ली को लेके आ जाते, उसको डराते कि यार बिल्ली आ जाएगी। तो बिल्ली से वो डरने लग गया धीरे धीरे। तो वो बड़ा तो हुआ, लेकिन
एज तो बढ़ गई लेकिन बिल्ली से फिर भी डरता था। अब जब वो स्कूल कॉलेज में जाने वाला हुआ तब भी बिल्ली से बहुत डरता, कई बार घर से जाता ही नहीं कि बिल्ली आ जाएगी। तो घर वाले उसको एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गए। साइकोलॉजिस्ट ने उसको ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया कि भैया तुम इंसान हो, तुम्हारे 2 हाथ हैं, पैर हैं, इंसान में इतनी ताकत होती है कि वो शेर को अपने इशारे पे चलाता है, और तुम बिल्ली से डरते हो, बिल्ली बिल्ली कुछ भी नहीं है, तुम इंसान हो, इंसान मतलब सबसे ताकतवर प्राणी है। तो ऐसे उसकी काउंसलिंग की और उसको भी थोड़ा जोश आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, और डॉक्टर ने बोला बिल्ली से नहीं डरना है। बोले नहीं सर, बिल्कुल नहीं डरूंगा, मैं इंसान हूँ, मुझे मालूम चल गया। तो डॉक्टर ने उसको बोला कि अब घर जा आराम से। तो जैसे ही वो क्लिनिक से बाहर गया तो रास्ते में उसको एक बिल्ली दिख गई। फिर डर गया और वो एकदम भागा भागा, फिर वापस आया। तो डॉक्टर ने बोला यार अब क्या हुआ, अब भी डरता है क्या किसी को? बोले नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरता सर, बस प्रॉब्लम ये है, मैं तो ये समझ गया हूँ कि मैं इंसान हूँ, बिल्ली को भी ये बता दो कि इंसान है और ये डरता नहीं है किसी से, तो मेरा काम बन जाएगा। तो अगर आदमी खुद ये समझ जाए ना कि उसमें ताकत है, वो एक सही कंपनी में है, सही इंडस्ट्री में है, तो मुझे लग रहा है कि फिर बिल्लियों को लोगों को समझाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप समझ जाए। बिल्कुल, इसी से रिलेटेड एक कहानी मैं भी सुना देता हूँ। प्लीज प्लीज। एक्चुअली कहते हैं कि भगवान एक है, सच में भगवान एक था, लेकिन जब उसने इंसान बनाया तो इंसान एक ऐसा प्राणी बन गया जिसे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि उसने एक दिन भगवान को मानने से भी मना कर दिया। तो फिर भगवान ने एक और अवतार लिया कि चल तू मुझे नहीं मान रहा तो मेरे इस अवतार को मान। थोड़े दिनों बाद इंसान ने उसे भी मानने से इनकार कर दिया, फिर उसने एक और अवतार लिया। ऐसे करते 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 कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता हो गए, लेकिन इंसान फिर भी नहीं बदला। वो आज भी नास्तिक है, वो आज भी रुक जाता है। वो फिर एक अवतार लेकर भगवान आता है और उद्धार करने के लिए लगा रहता है। यानी कि डर जो है या कोई भी चीज है वो हमारे अंदर है। भगवान आज भी एक है, कल भी एक रहेगा और हमेशा एक रहेगा, लेकिन उससे अलग अलग अवतार लेने पड़ते हैं, क्योंकि इंसान से खतरनाक कोई भी नहीं है ना। तो जब हम सबसे अहम हैं, भगवान को भी हमारे लिए अलग अलग अवतार लेने पड़ते हैं, तो फिर हम कहाँ कमजोर पड़ जाते हैं, मुझे ये नहीं समझ आता। हमें कॉन्फिडेंट रखना चाहिए अपने आप पर। ईमानदारी हमारे बिजनेस की सबसे स्ट्रेंथ है, और हमारा बेस अगर ईमानदारी के ऊपर होता है तो सक्सेस मिलती है। जहां हम लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, हमारा नुकसान वहीं से शुरू होता है। जहां हम लोगों को सक्सेस करने के लिए काम करते हैं, तो वहां से हमारी सक्सेस कभी रुक नहीं सकती। दैट्स ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। सिंह साहब, आपके पास में 23 सालों का बहुत सारा तजर्बा है और आप हमारे चैनल पे आए, अपना अनुभव, अपनी विजडम शेयर की। दिल की गहराई से पूरे व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सुरेंद्र जी। मैं आपके इस जो आपने ये शुरुआत की हुई है, इसको मैं आप दिल से अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके लोगों को वो मैसेज दे पाया जो उनको उनके क्वेश्चन थे, उनका जवाब दे पाया, और उम्मीद करता हूँ कि हम मिलते रहेंगे और आपका ये चैनल और ज़्यादा तरक्की करेगा लोगों को, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर लोगों को सीखना है तो उनके क्वेश्चंस जो हैं, इनके पास इतने सारे वीडियोस हैं इनके चैनल के ऊपर, इतने सारे लोग जो बेहतरीन से बेहतरीन लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, उन लोगों से सीखने के लिए आपको सिर्फ एक चैनल के ऊपर आना है, सुरेंद्र जी के चैट विद सुरेंद्र वत्स, और वहाँ पर आपको आपके हर क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने बिजनेस में सक्सेस होने के अंदर ये चैनल बहुत मदद करेगा। थैंक यू सो मच सिंह साहब, आपके इन उदार शब्दों के लिए। हमारे व्यूअर्स की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है सर। माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सो ये थे श्री गुरसन सिंह जी, 23 सालों का, जिनके पास में डायरेक्ट सेलिंग का तजर्बा है, और बहुत डिटेल में बातचीत की किस प्रकार आप एक ऐसी लिस्ट बना सकते हैं जो कभी आपके पास में खत्म नहीं होने वाली है। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास में हर नोटिफिकेशन आती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।
अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।